हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 रिवाइज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आज हमारे क्या टॉपिक कवर होते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस अपने ग्रोथ, अपने मूवमेंट के लिए और सर्वाइवल के लिए करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ना है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको कौन कौन से स्टेप्स इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं वो देखें। सबसे पहले एन, दूसरा हम पढ़ेंगे डी, तीसरा पढ़ेंगे आर, टी और ई। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये सभी स्टेप्स करने पड़ते हैं। एन का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूट्रिशन, डी का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर डाइजेशन, आर का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर रेस्पिरेशन, टी का मतलब है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और ई का मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सक्रीशन। अब वन बाय वन देखते हैं बच्चों। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ इंग्रेडिएंट्स या इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन आप बोल सकते हो उस फूड का क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को बोलते हैं डाइजेशन। रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स हम क्या सीखेंगे? रेस्पिरेशन में हम सीखेंगे इनटेक किसका? इनटेक ऑक्सीजन का, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या फिर इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल, एक्सहेल किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट है सिस्टम वो पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब क्या? रिमूवल किसका? रिमूवल, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल भी लिख सकते हो या सब्सटेंस भी लिख सकते हो, ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो न्यूट्रिशन पे रहेगा, डाइजेशन पे रहेगा, रेस्पिरेशन पे रहेगा। तो देखते हैं कहाँ तक हम इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन क्या होता है इसको देखें। बताया मैंने न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स है इनटेक ऑफ फूड। हमारे पास आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक, ऑटो का मतलब सेल्फ न्यूट्रिएंट, सेल्फ जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, और उनके न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इसमें मेनली जो एग्जांपल है कौन करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वो कौन करते हैं? प्लांट्स, ठीक है। और दूसरा जो है वो है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। लाइक एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, फंजाई और बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसके अंदर?
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पहले पढ़ते हैं। देखो, प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए बच्चों रॉ मटेरियल चाहिए, और उस रॉ मटेरियल जो है हमारा वो कौन सा है वो देखें। रॉ मटेरियल प्लांट को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, साथ में क्या चाहिए, H2O चाहिए, वाटर चाहिए, और वाटर के साथ क्या चाहिए, वाटर के साथ चाहिए उसको सनलाइट। अगर ये सभी चीज़ें, ये सभी रॉ मटेरियल प्लांट के पास है तो वो अपना फूड इजीली प्रिपेयर कर सकता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये हमने पढ़े कि रॉ मटेरियल हम मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और सनलाइट है। अब अगर प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर करना है तो वो किस प्रोसेस से करेगा स्टूडेंट्स, वो करेगा फोटोसिंथेसिस, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा, और जो फूड होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मेनली फाउंड किए जाए, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। अब तो जो स्टेप्स हैं प्लांट्स के फूड बनाने के वो देखते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप्स क्या क्या है। अगर मैं एक प्लांट लूँ और एक प्लांट है मेरे पास, ये कोई प्लांट है, ये उसका लीफ है, ठीक है, और इस लीफ पे जो उसके प्लांट के जो सेल है, जो प्लांट सेल है, जो अपर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर कैसी होती है, पोरस होती है, और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्टोमेटा। क्या नाम होता है, स्टोमेटा। अब वो स्टोमेटा स्टूडेंट्स किस तरह का दिखता है, वो स्टोमेटा कुछ इस तरह का होता है। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा की, जिसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये वॉल्स है ना, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये इनर वॉल जो है, इनको बोलते हैं स्टूडेंट्स गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और इस पे हमारे पास एक ये होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस पे ये पिगमेंट्स मिलते हैं जिन्हें हम, आप बोल सकते हो ये क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारे पास इस तरह से ये प्लांट था और ये हमारे पास इसकी रूट्स है, नीचे क्या इसकी रूट्स है, ठीक है, और अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लांट के सेल के ऊपर एक स्टोमेटा पाया जाता है, ये स्टोमेटा कुछ इस तरह का दिखता है जिसके अंदर गार्ड सेल हैं और क्या है, कुछ क्लोरोफिल। अगर मैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर यहाँ बनाऊँ तो देखिए दोबारा से इसको एक बार, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये क्या है, गार्ड सेल। क्या है ये, गार्ड सेल्स। अब सुनिए ध्यान से, अब ये करते क्या है, ये गार्ड सेल ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। और गैसेस का एक्सचेंज करते हैं कैसे, जब इनके अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो अपने गार्ड सेल को ओपन कर लेते हैं। अगर गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जब गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो गार्ड सेल को ओपन कर लेते हैं और सराउंडिंग से गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। कैसे, आपको पता है प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर, अब इसने गार्ड सेल ओपन करी क्या करने के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। इसने सराउंडिंग से कौन सी गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज़ कौन सी करी, ऑक्सीजन। तो ये करता क्या है, स्टोमेटा के गार्ड सेल क्या मदद करते हैं, मदद क्या करते हैं, गैसेस को क्या करने में, एक्सचेंज करने में। क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। तो आपको पता है वाटर का एक्सचेंज ऑस्मोसिस से होता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूज़न से। डिफ्यूज़न क्या होता है, किसी गैस का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो अभी आप यहाँ पर स्टेप्स देखें, मैं उसकी बात अभी करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमारे पास सनलाइट थी तो वो लाइट जो है, लाइट रेज जो है वो किसके ऊपर पड़ी, वो लाइट रेज पड़ी किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। क्या पड़ी, लाइट रेज। लाइट रेज, सनलाइट जो थी उससे जो रेज आ रही थी, लाइट रेज, वो प्लांट्स के ऊपर पड़ी। तो हुआ क्या, सबसे पहला स्टेप देखें, जो ये लाइट एनर्जी थी ना बच्चों, जो सनलाइट से मिल रही थी, जो बोला लाइट एनर्जी,
तो ये लाइट जो थी ये किसके ऊपर पड़ी, लीफ के ऊपर। लीफ के किस पार्ट के ऊपर, स्टोमेटा के ऊपर। स्टोमेटा के इस पार्ट में क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल यहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो सनलाइट थी क्लोरोफिल के ऊपर पड़ी, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, इस लाइट रेस को ट्रैप करना, कलेक्ट करना। तो जब ये क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं तो वो लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी में, केमिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अंदर कुछ केमिकल्स जो है वो रिलीज होने लग जाते हैं। तो क्या किया क्लोरोफिल ने किया, क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। जो केमिकल एनर्जी बनी है, अभी केमिकल एनर्जी का काम क्या, सुनिए यहाँ पर। अब हुआ क्या, इस प्लांट को वाटर चाहिए, वाटर चाहिए तो वाटर कहाँ से मिलेगा, उसको रूट्स से मिलेगा। और वाटर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा, सेल की तरफ पहुँचेगा, प्लांट के सेल्स की तरफ पहुँचेगा। जब वाटर यहाँ पर पहुँचेगा, स्टोमेटा के अंदर जाएगा, तो होगा क्या, वाटर कहाँ पहुँचेगा, वाटर का भी एक्सचेंज होगा। स्टोमेटा के अंदर वाटर एंट्री लेगा, वाटर एंट्री लेगा तो केमिकल एनर्जी है। ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी, ये केमिकल एनर्जी बच्चों ब्रेक कर देगी, किसको ब्रेक कर देगी, वाटर मॉलिक्यूल को, किसको, H2O मॉलिक्यूल को। H2 मॉलिक्यूल को किस में ब्रेक करेगी, ये बात आप याद रखना, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ये बात आप याद रखिए। अब देखो सबसे पहले लाइट एनर्जी किस पे पड़ी, लीफ पे पड़ी। लीफ के किस पार्ट में पड़ी, स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल ने उस लाइट एनर्जी को ट्रैप किया और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। उस केमिकल एनर्जी ने वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर दिया किस में, हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन। तो वाटर है, वाटर में H2 भी है, O भी है, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई और यहाँ से ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। तो अब थर्ड उस पहले दो रॉ मटेरियल का यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया, थर्ड रॉ मटेरियल कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को उसको कहाँ से मिलेगी, किसी भी प्लांट को सराउंडिंग से मिलेगी। जब उसको सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री हुई स्टोमेटा के अंदर, तो हुआ क्या, सुनिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। और यहाँ से किसका, यहाँ से हाइड्रोजन गैस का। किसका, एंड हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म क्या बना दिया, बना दिया क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। ये फूड है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में की प्रोसेस में बनाता है। यहाँ पर बच्चों रिडक्शन हुआ, दोबारा सुन ले, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से आई, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो थी ये आपस में मिली। जब भी हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, और क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। अब जो ये ऑक्सीजन गैस है ये एक्स्ट्रा थी, ये ऑक्सीजन गैस इस स्टोमेटा से कहाँ चलेगी, बाहर। आपको पता है जो प्लांट्स है वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये 3 स्टेप हुए, ये 3 स्टेप देखे कैसे हुए। अब इस जो हमने रिएक्शन लिखनी है वो क्या लिखनी है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो क्या है उसको ध्यान से देखें। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ, मुझे क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिली मुझे सराउंडिंग से, कहाँ से मिली, ये सराउंडिंग से, सराउंडिंग से मिली। और यहाँ पर क्या था मेरे पास, H2O। H2 क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल प्लांट को कहाँ से मिले, रूट से मिले। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को लाइट एनर्जी में जो थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती। केमिकल एनर्जी ने इस वाटर मॉलिक्यूल को इसमें तोड़ दिया था, हाइड्रोजन गैस में, और किस गैस में, ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का एडिशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हुई क्या, रिडक्शन। 3% में रिडक्शन हुई। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। इसकी प्रेजेंस में सनलाइट। और सनलाइट किस, कौन ट्रैप कर रहा है सनलाइट को, क्लोरोफिल। कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। जब इसको ट्रैप करता है तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। और कुछ अमाउंट में ये देखो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज। ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दे, 6 से। हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दे, 6 से। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। तो ये प्रोसेस इसके अंदर होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट का फूड होता है। और ऑक्सीजन गैस क्या होती है यहाँ से रिलीज। तो ये स्टेप्स थे, जो 3 स्टेप्स थे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कैरिड आउट होते हैं। और यहाँ पर ये रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या लेते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर 6 रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स 12 होते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव करते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल रख के ही इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
प्लांट्स किस तरह से अपने फूड प्रिपेयर करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से 3 स्टेप्स लेता है और ये सारा प्रोसेस था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या पढ़ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने पढ़ना है इसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ते हैं, ये देखिए। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उसमें क्या पढ़ते हैं हम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आज पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ये देखिए। ये हमारा माउथ होता है और ये हमारा है फूड पाइप, ये है स्टमक, ये है स्टूडेंट्स यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से हमारी बनेगी लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है स्टूडेंट्स अपेंडिक्स, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्टूडेंट्स है एनस, और ये भी क्या है स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स होता है बाइल डक्ट, यहाँ होते हैं स्टूडेंट्स पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है। यहाँ पर आप इसका फेस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है रहता है माउथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है माउथ। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर फेस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है माउथ। ये हमारा होता है फूड पाइप, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स ओइसोफेगस। क्या है ओइसोफेगस। ये स्टूडेंट्स क्या होता है स्टमक। ये होता है स्टूडेंट बाइल डक्ट, इसे हम बोलते हैं पित्ते की थैली। गोल ब्लैडर होता है इसके अंदर, जिसे पित्ते की थैली बोला जाता है। पैनक्रियाज, इसमें होता है गोल ब्लैडर। क्या होता है गोल ब्लैडर। ठीक है, ये है हमारा स्टमक, ये है पैनक्रियाज। बच्चों ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है स्टूडेंट्स अपेंडिक्स। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट्स एनस। तो ये हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारे स्टेप्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, माउथ की। बच्चों जब भी आप फूड इंटेक करते हो, तो फूड जब भी आप खाते हो तो आपके माउथ में 2 प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके टीथ होते हैं 4 तरह के, मोलर, प्री मोलर, कैनाइंस, इंसीजर। ये इनका काम क्या होता है, इन टीथ का काम होता है फूड को ग्राइंड करना, क्रश करना स्मॉल पीसेस में और च्यूइंग करना। टंग भी मदद करती है ये काम करने पर। जब फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है तो वो फूड पाइप की हेल्प से हमारा ओइसोफेगस या फूड पाइप के अंदर जाता है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर माउथ में 2 फिनोमिना होते हैं। सबसे पहला फिजिकल फिनोमिना में स्टूडेंट्स क्या आते हैं हमारे पास, टीथ्स, जो हेल्प करते हैं फिजिकल प्रोसेस करने में, टीथ्स, और टंग भी बोल सकते हैं आप। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग, और क्या करना है च्यूइंग
किसको? फूड को। बड़े लार्ज पार्टिकल्स, जब आप फूड खाते हो तो उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना काम है टीथ का। उसके बाद फिजिकल में तो ये प्रोसेस हो गया, और केमिकल प्रोसेस क्या होता है ये देखिए। केमिकल प्रोसेस में स्टूडेंट्स हमारे माउथ में से एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है सलाइवा, जिससे आप थूक भी बोलते हैं। और ये सलाइवा, इस सलाइवा को बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। ये हमारे माउथ में से सीक्रेट होता है, सीक्रेट मतलब रिलीज़ होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये फूड में से जितना भी शुगर है उसको डाइजेस्ट करता है। ये क्या कर लेता है? शुगर डाइजेस्ट कर लेता है। किसमें से? फ्रॉम फूड। जब आपने फूड खाया तो फूड में से क्या डाइजेस्ट कर लिया इसने? शुगर। अब मेरी बात सुने, क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन प्रोसेस जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो हमारे जो बॉडी का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? माउथ के अंदर एक ऐसा केमिकल निकलता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है? जो शुगर को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है फूड में से। तो हम बोल सकते हैं कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो फूड है ये माउथ से कहाँ एंट्री लेता है? वो एंट्री लेता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ये फूड पाइप जो है, ये फूड पाइप करता क्या है? जब फूड यहाँ से माउथ से इस ओइसोफेगस के अंदर आता है तो इस ओइसोफेगस ये इस फूड को पुश करती है, पुल करती है, इस तरीके से मूवमेंट कराती है फूड का, ताकि वो फूड पाइप से कहाँ जाकर गिरे? स्टमक में जाकर गिरे। और उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट कौन सी होती है? पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है। तो आपने इस मूवमेंट का नाम याद रखना है जो ओइसोफेगस ट्यूब के अंदर, फूड पाइप के अंदर होती है। पेरिस्टालिक मूवमेंट की हेल्प से फूड जो है वो फूड ओइसोफेगस से कहाँ जाकर गिरता है? स्टमक में। तो अब ओइसोफेगस से फूड कहाँ आया? स्टमक में आया। अब स्टमक में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसे ग्लैंड बोलते हैं, और जिसका नाम रखा गया है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर ये ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जो आपने 9th क्लास में टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा, तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर। इसके अंदर से स्टूडेंट्स 3 केमिकल निकलते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा स्टूडेंट्स म्यूकस, और तीसरा स्टूडेंट पेप्सिन। अब सुन लीजिए ध्यान से, जब फूड आकर स्टमक में गिरा तो स्टमक के अंदर 3 केमिकल्स है। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? जैसे ही फूड आके स्टमक में आया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? वो फूड में से जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको किल कर देता है। तो इसका काम है, एसिड का काम है फूड के अंदर से बैक्टीरिया को किल करना। और दूसरा इसका फंक्शन है इस स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना। अगर एसिडिक मीडियम होगा तभी उस फूड में से जितने भी बैक्टीरिया है वो खत्म हो पाएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या पढ़ रहे हैं अब हम? फंक्शन क्या है? पहला, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द स्टमक, और दूसरा इट किल्स बैक्टीरिया। क्या किल्स करता है? बैक्टीरिया किल करता है। बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन फूड, प्रेजेंट इन फूड। तो ये एक फंक्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक? तो फंक्शन क्या है? ये एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और दूसरा खाने में बैक्टीरिया को किल करता है। और कभी कभी क्या होता है हमारे स्टमक में, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने से हमारे स्टमक में पेन होने लग जाती है और एसिडिटी होती है। वो किस वजह से होती है? इनडाइजेशन की वजह से। हमारा जो बॉडी है वो फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एसिडिटी होने लगती है। एसिडिटी होने लगती है तो हम एसिडिटी से बचने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इनो का या फिर किसी बेस का, जो हमने सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन होता कि म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो फ्लूइड होता है, जेली फ्लूइड होती है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और ये म्यूकस क्या करता है? ये स्टमक के चारों तरफ इनर लाइनिंग प्रोवाइड करता है। इनर लाइनिंग का काम क्या होता है? वो स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। तो इसका म्यूकस का फंक्शन क्या है? म्यूकस का फंक्शन होता है क्या प्रोवाइड करना? इनर लाइनिंग टू प्लांट। इनर लाइनिंग किसको प्रोवाइड करता है? इनर लाइनिंग प्लांट को इनर लाइनिंग प्रोवाइड करता है।
कोन म्यूकस, ताकि किससे बचाने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको किस लिखते हैं HCl, प्रिवेंट फ्रॉम HCl से बचाने के लिए वो इनर लाइनिंग प्रोवाइड करता है। तीसरा काम पेप्सिन का पहला वर्ड पी, तो आप ये बोल सकते हो कि पेप्सिन का काम होता है फूड के अंदर किसको ब्रेक डाउन किसका करना, प्रोटीन का, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो ये किसका काम है, पेप्सिन का काम है। इसके बाद स्प्लिंटरल मसल होते हैं, स्प्लिंटर मसल्स होते हैं जो स्टमक से खाने को, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं। यहाँ से थोड़े थोड़े अमाउंट में फूड स्टमक से कहाँ गिरता है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर गिरता है, और स्प्लिंटर मसल्स इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरते हैं। तो अब जो मेन फंक्शन है वो किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इस तरह से डिज़ाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आप बोल सकते हो जो उसकी वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो इस तरह से बनी हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती है। जो इसकी वॉल्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया, जैसे ही फूड इसके अंदर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 केमिकल्स आते हैं। एक आता है बाइल डक्ट से बाइल जूस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। एक पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 जूस हो चुके हैं। सबसे पहला कौन सा जूस होता है, बाइल जूस, बाइल डक्ट से आता है। ये पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रिया से आता है। और तीसरा खुद का क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, एक केमिकल। स्मॉल इंटेस्टाइन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सुनिए ध्यान से, जब आप फूड खाते हैं तो किसी भी फूड के अंदर ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है। आप बर्गर खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, ऑयल या फैट प्रेजेंट होता है। तो बाइल डक्ट से जो बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, वो क्या करता है, जो आपके फूड में ऑयल है, फैट है, वो बहुत लार्ज बड़ी बूंदें होती हैं ऑयल की या फैट की। तो उन बड़ी तेल की बूंदों को छोटी तेल की बूंदों में तोड़ने का काम करता है बाइल जूस। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं। तो बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है बड़ी तेल की बूंदों को लार्ज ऑयल ग्लोब्यूल्स मतलब बूंदे, लार्ज ऑयल ग्लोब्यूल्स को तोड़ना किसमें, स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स में। तो बड़ी तेल की बूंदों को छोटी तेल की बूंदों में तोड़ना, ये किसका काम है, बाइल जूस का काम है। अब होता क्या है, पैनक्रियाटिक जूस से अब बड़ी तेल की बूंदों को छोटी तेल की बूंदों में तो तोड़ दिया। ये क्यों तोड़ा, क्योंकि बड़ी तेल की बूंदें जो है हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जो स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स है उसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, जिसमें बड़ी तेल की बूंदें छोटी तेल की बूंदों में टूट जाती हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से आ रहा है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर से 2 केमिकल निकलते हैं। सबसे पहला होता है लाइपेज, LIPASE, दूसरा होता है ट्रिप्सिन, TRYPSIN। ठीक है। अब लाइपेज बच्चों, लाइपेज क्या करता है ये सुने। लाइपेज क्या करता है, जो छोटी तेल की बूंदें थी ना, इसे बोलते हैं फैट, ऑयल बोल दो या फैट बोल दो, इमल्सिफाइंग फैट। जो फैट है, इस फैट, ये बॉडी हमारी, जो हमारी बॉडी है वो ये कम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ये कम्प्लेक्स फूड है, इस कम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में तोड़ती हैं ये केमिकल्स, ताकि हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर ले। तो इस फैट को लाइपेज क्या करता है, इसमें तोड़ देता है फैटी एसिड में, इसमें तोड़ देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं क्योंकि ये सिंपलर सब्सटेंसेस है। ट्रिप्सिन क्या करता है, अब ट्रिप्सिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो फूड के अंदर जो प्रोटीन था, ये प्रोटीन जो है वो कम्प्लेक्स है, इसको तोड़ देता है किसमें, पेप्टोन्स में। किसमें, पेप्टोन्स में। ये जो पेप्टोन्स है ये सिंपलर फूड है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन कम्प्लेक्स फूड है।
उसके बाद बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस की। बच्चों इसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो सिंपलर ग्लूकोज में टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फूड में माल्टोज होता है और क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है। जो सेरेलैक होता है, जो बच्चे छोटे बच्चे खाते हैं, उन माल्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। गन्ने की शक्कर जो आप गन्ने का जूस पीते हैं उसमें सुक्रोज, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो माल्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे किस में टूट जाते हैं? ये सभी के सभी किस में टूट जाते हैं? ग्लूकोज में। किस में टूट जाते हैं? ग्लूकोज में। तो अब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। ये देखो माल्टोज किस में चला गया? ग्लूकोज। ये माल्टोज ग्लूकोज में तोड़ता कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। अब माल्टोज ग्लूकोज में कौन तोड़ता है? माल्टेज। ग्लैक्टोज ग्लूकोज में जा रहा है, कौन तोड़ेगा? ग्लैक्टेज। इसी तरह सुक्रोज को ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा? सुक्रेज। ये एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं जो ये काम करते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ रहा है माल्टेज, ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ रहा है ग्लैक्टेज, और सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ रहा है सुक्रेज। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है वो सिंपलर फूड में जा रहे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन है, जैसे ही फूड आएगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब अनडाइजेस्टेड फूड, बिना पचा हुआ खाना, वो कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और बिना पचा हुआ खाना NS की हेल्प से एग्जिट हो जाता है बॉडी में से। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट टॉपिक। एक बात और सुन लीजिए स्टूडेंट्स, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से डिज़ाइन होती है कि हम ये सिंपलर फूड को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल्स जो घास खाते हैं, हार्बीवर्स बोल दो उन्हें, जैसे काऊ है, बफेलो है और रैबिट है, ये सभी ये घास खाते हैं। और जो प्लांट होता है उसके अंदर उसकी जो प्लांट की जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज बहुत कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सर वो घास खाते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे से थोड़ी सी बड़ी होती है, और वो उस घास को डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके घास के अंदर सेलुलोज होता है। लेकिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी सी छोटी होती है। तो ये बात भी याद रखिएगा थोड़ा। तो आज अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं? ये गैसेस एक्सचेंज तब होता है जब ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसका? ग्लूकोज का। जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है बताया मैंने, इनहेल और एक्सहेल करना गैसेस का। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है स्टूडेंट्स। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट्स एरोबिक क्या होता है, एनएरोबिक क्या होता है, अब हम इसको एक चार्ट से समझेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जिसमें एरोबिक एनारोबिक भी होगा और वो चार्ट भी कवर हो जाएगा। चार्ट क्या कहता है पहले वो सुने, ये क्या है, अब उसमें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जब हम भी फूड खाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6। इसमें कार्बन कितने एटम है? 6 एटम है। कार्बन कितने एटम है? 6 एटम्स है। और है क्या ये? ग्लूकोज। जब भी हमने फूड खाया उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज पूछता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायूरेट एसिड में। किस में? पायूरेट एसिड में। और स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, हमारी बॉडी के, अगर मैं मान लूँ ये मेरी बॉडी का एक सेल है, अगर एक बॉडी का सेल है तो इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। तो ये जो फंक्शन हो रहा है
जो ग्लूकोज पायूरेट एसिड में टूट रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, ये कहाँ हो रहा है ये काम, साइटोप्लाज्म के अंदर। हमारे सेल का जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म, उसमें ग्लूकोज किस में टूटता है, पायूरेट एसिड में। ये पायूरेट एसिड में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, कार्बन के 3 एटम होते हैं, और कुछ अमाउंट में क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस समझे। यहाँ से 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे, सेकंड स्टेप, और यहाँ पर ये होगा थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे सेल, हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज को क्या मिलती है, अगर ऑक्सीजन मिलती है, क्या मिलती है, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये स्टेप किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इस सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है इसी कहीं एरिया में, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसके अंदर हमारी एनर्जी फॉर्म होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इस तरह से इसकी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन के अंदर एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी का मतलब ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। एटीपी मॉलिक्यूल ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, 9th क्लास में पढ़ाया जाता था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एनर्जी बनती है, और ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। इसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा, उसका क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या रिलीज होगा, H2O, और साथ में क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, 38 मॉलिक्यूल निकलेंगे एटीपी के। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपकी एनर्जी। या तो आप 38 एटीपी लिख दें, या फिर इसकी जगह क्या लिख दें आप, एनर्जी। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछे तो आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले एक रिएक्शन लिखेंगे, इसमें आप ये बोलेंगे, इन दिस प्रोसेस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, या फिर इन दिस प्रोसेस glucose breaks in the presence of oxygen to give carbon dioxide, water and energy. ठीक है, this process take place in the presence of oxygen. This process take place in mitochondria. क्लियर है ये बात। तो एरोबिक किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और 38 मॉलिक्यूल निकलते हैं एटीपी के। एटीपी बनता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो यूजफुल वर्क में हम एनर्जी यूज़ करते हैं। दूसरा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कहाँ, ये फंक्शन कहाँ होगा, ये हमारे मसल सेल्स में होगा। अब होता क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पूरा नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इनकम्प्लीट क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो हमारे मसल्स के सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और क्या जनरेट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। और कुछ अमाउंट में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ अमाउंट में 2 से आप बोल सकते हो 4 मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे, एटीपी के, या कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। अब एक बात सुने, जब भी हम जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हैवी वेट को, कुछ वेट अपने से ज़्यादा उठा लेते हैं, अपने वेट से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। जब वेट उठाते हैं तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन का ले नहीं पाते, इनहेल नहीं कर पाते, तो हमारे मसल्स के सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता मसल्स के अंदर। ब्रेकडाउन नहीं होता तो हमारे मसल्स में क्या पैदा होने लग जाता है, लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, हमारे मसल्स खींचे जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा स्टेप देखें, तीसरे स्टेप में तो ऑक्सीजन की बिल्कुल क्या हो जाएगी, एब्सेंस। क्या हो जाएगी, एब्सेंस। और इसके ये प्रोसेस किस में होगा, ईस्ट की प्रेजेंस में होगा। अब ग्लूकोज के अंदर ईस्ट ऐड करके ऑक्सीजन की एब्सेंस रख के, ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर, तो ये स्टेप कुछ 5 से 6 दिन में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल, नाम क्या उसका, इथेनॉल। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 to 6 या 8 मॉलिक्यूल किसके निकलेंगे, एटीपी, एनर्जी के। अब होता क्या स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज किस में चला गया, अल्कोहल में चला गया, इथेनॉल में चला गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। ये हम जून 8th या 9th क्लास में बच्चों को बताया जाता है।
फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब सुनिए ध्यान से, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने ये सीखा था कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अब बात करते हैं एनारोबिक। जब एनारोबिक की बात करें तो आप ऊपर वाला छोड़ दें, नीचे वाली दोनों रिएक्शन लिख दें। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें, लैक्टिक एसिड में, मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बना, ईस्ट की प्रेजेंस में क्या बना, इथेनॉल, ये लिख दें। दोनों रिएक्शन लिखने के बाद आप क्या लिखें, आप लिखें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। और ये प्रोसेस किस में होता है, मसल सेल में और ईस्ट में। वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ना, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो 3 से 4 पॉइंट आप एरोबिक में लिखें, 3 से 4 पॉइंट आप एनारोबिक में लिख दें, एनारोबिक एरोबिक में लिख दें। और अगर आपके पास आए कि 3 स्टेप्स लिखें जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और ये क्वेश्चन आपने फिर इस तरह से इसको लिखना है। तो ये हमारा रेस्पिरेशन था। और इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखें कि हम लोगों को जो टेरिटरी ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो टेरिटरी पे रहते हैं, ह्यूमन बींग्स लाइक, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, उनको ऑक्सीजन मिलती है सराउंडिंग से। उनको ऑक्सीजन सराउंडिंग से मिलती है। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिश और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वाटर से। और वाटर से मिलती है, और वाटर से ऑक्सीजन को लेने में उनको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वाटर से ऑक्सीजन लेने में। और हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें ऑक्सीजन ईजिली मिल जाती है सराउंडिंग से, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आप इतना ही इसको रीड करें, कवर करें।